आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे साइमन कमीशन के ऊपर। इस कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। क्यों हुआ था? इसको समीक्षा करनी थी 1919 के एक्ट की। 1919 में जो एक्ट आया था, इसमें लिखा हुआ था कि 10 वर्ष के पश्चात इस एक्ट की समीक्षा की जाएगी। लेकिन इसका जो गठन है, मतलब साइमन कमीशन का जो गठन है, 1901 की समीक्षा के लिए 2 वर्ष पूर्व ही कर दिया गया। मतलब 1929 की जगह पे 1927 को ही इस एक्ट का गठन कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? इसका कारण ये था कि 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे और उस समय की जो सरकार थी, उस समय कौन सी सरकार थी? उस समय वहाँ पे जो सरकार थी ब्रिटेन की, वो सरकार थी वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की, और उसे लग रहा था कि अगला चुनाव वो हार जाएगी और लेबर दल को वहाँ पे क्या मिल जाएगा? जीत मिल जाएगा। और ऐसा माना जाता था कि लेबर दल के जो नेता है, उनका जो झुकाव है भारत की तरफ है। मतलब वो भारत में लोगों को कुछ रियायतें देना चाहते हैं। तो इसी डर से कि कहीं वो कुछ ज़्यादा ही रियायतें ना दे दे भारतीय लोगों को, 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की घोषणा कर दी गई ब्रिटिश संसद के द्वारा। इस कमीशन का जो अध्यक्ष है उसका नाम था एंड्रयू साइमंड, और उसी के नाम पर इस कमीशन को एंड्रयू साइमंड कहा जाने लगा। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की थी इस कमीशन के साथ कि इसमें सारे के सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, जिसकी वजह से भारतीय दल के नेताओं ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि ये समीक्षा किसी करने जा रहे थे 1919 के एक्ट की, और वह एक्ट कहाँ लागू था? वह एक्ट भारत में लागू था। क्यों समीक्षा करना चाह रहे थे? क्योंकि एक नए संविधान का निर्माण किया जाना था। किसके लिए? भारत के लिए। तो जो एक्ट है वो भारत में ही प्रचलित है, जो नया संविधान बनना है भारत के लिए बनना है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, भारत के लिए ही सारे काम होने के बावजूद भी, इन लोगों ने किसी भी भारतीयों को अपने कमीशन में जगह नहीं दी थी, साइमन कमीशन में जगह नहीं दी थी। इसकी वजह से भारतीय दल के नेताओं ने इसका क्या किया? विरोध किया। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य तो मैंने पहले ही बताया। इसका उद्देश्य था 1919 की एक्ट की समीक्षा करना और आने वाले समय में जो संविधान का जो निर्माण किया जाना है भारत के लिए, उसके लिए रिकमेंडेशन देना था। किसको रिकमेंडेशन देना था? हाउस ऑफ कॉमन्स को, या ब्रिटिश संसद को रिकमेंडेशन प्रस्तुत करना था। अब चूंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए जैसे ही भारत पहुंचा, बड़े पैमाने पर इसका विरोध होने लगा। अब ये कब पहुंचा साइमन कमीशन? साइमन कमीशन भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पहुंचा, और वहां पे इसका विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। अब ये कमीशन जहां जहां जाता था, वहां वहां इसका बड़े पैमाने पर विरोध होता था। इस कमीशन के विरोध के दौरान ही लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, क्योंकि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन को लेकर विरोध कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सैंडर्स नाम के पुलिस अधिकारी ने डंडा उनका सर पे मार दिया, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। बाद में भगत सिंह और उसके कुछ सहयोगी साथियों ने सैंडर्स की हत्या करके इस हत्या का बदला लिया। इसके विषय में हम दूसरे वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी साइमन कमीशन ने अपना प्रतिवेदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने प्रस्तुत किया, और इस प्रतिवेदन की प्रमुख बातें निम्न हैं। पहला तो यह है कि 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम के तहत जो लागू की गई दैत्य शासन की व्यवस्था है, उसे समाप्त कर दिया जाए और उत्तरदायी शासन की क्या की जाए? स्थापना की जाए। उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। 1919 के एक्ट में प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ पे दैत्य शासन की स्थापना की गई थी। मतलब कुछ मामलों पे शासन करने का अधिकार भारतीय लोगों को भी प्रदान किया गया था। जो निर्वाचित भारतीय थे उन्हें प्रदान किया गया था। तो ये जो चाहते थे, एंड्रयू साइमंड चाहते थे कि इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह पे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए प्रांतों में,
और द्विपद शासन को कहाँ स्थापित किया जाए, केंद्र में। उसके अलावा ये चाहते थे कि संविधान में जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आप पुनरीक्षण कराते हैं उस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि उसके स्थान पर भारत के संविधान को इतना लचीला बनाया जाए कि वो अपने आप ही विकसित हो जाए। उसके बाद उसने बोला कि उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। बर्मा मतलब वर्तमान समय का जो म्यांमार है उसे भारत से अलग कर दिया जाए। उड़ीसा एवं सिंध को अलग से प्रांत का दर्जा दे दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो इतना सारे बातों का प्रतिवेदन किसने दिया, साइमन कमीशन ने दिया। अब मैंने पहले ही बताया था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से भारतीय दल के भारतीय जो नेता थे वो क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो जब विरोध कर रहे थे तो जो उस समय के भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उसने भारतीय नेताओं को एक चैलेंज किया। उनका चैलेंज ये था कि भाई आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो जिसका गठन हाउस ऑफ कॉमन्स ने किया हुआ है, तो आप एक काम कीजिए कि आप एक ऐसे संविधान का निर्माण कीजिए जिसको भारत का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक दल और प्रत्येक नेता समर्थन प्रदान करे। ये चैलेंज किसने दे दिया, ये चैलेंज दे दिया भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने। क्यों दिया, क्योंकि साइमन कमीशन का बड़े पैमाने पर विरोध भारत में हो रहा था। इस चैलेंज को 1928 में कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई और उसे यह दायित्व सौंपा गया कि वो भारत के संविधान जो आगामी वर्षों में बनने वाला था उसके लिए आवश्यक प्रतिवेदन प्रदान करे, रिपोर्ट अनुशंसा प्रदान करे। तो जो नेहरू रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु है वो निम्न है। कौन कौन सा है? पहला तो नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाए। अब डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन का मतलब होता है भारत में शासन तो भारतीय ही करेंगे, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, मतलब क्राउन का कंट्रोल होगा। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की, बल्कि इसकी मांग की डोमिनियन स्टेटस की मांग की। फिर इसने कहा कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो। इसलिए हम देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन करने को लेके बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए और अंततः भारत सरकार को झुकना पड़ा और भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। जैसे तमिल के आधार पर तमिलनाडु, कन्नड़ के आधार पर कर्नाटका, तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश आदि प्रांतों का गठन किया गया भाषा के आधार पर। लेकिन मांग के कब की गई थी? इसकी मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। उसके अलावा उसने बोला कि जो विदेशी मामले एवं सुरक्षा हैं वो ब्रिटिश नियंत्रण में रहे, बाकी सारे मामले कौन देखे? भारतीय है देखे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध किया गया। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? 1919 में एक एक्ट आया था, इसको हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। इस एक्ट में किया गया था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। फिर बाद में 1919 में सिख और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। तो इस तरह से धर्म के आधार पर देश को बांटने की राजनीति ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, जिसका विरोध किसने किया? नेहरू रिपोर्ट ने किया। और उसने रिकमेंडेशन दे दिया कि सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव ना हो और प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके अलावा इसने मूल अधिकारों की भी मांग की। फिर इसने मांग किया कि भाई जो भारत नया जो भारत बनेगा वो सेकुलर इंडिया हो, मतलब धर्मनिरपेक्ष भारत हो। इसके अलावा इसने बोला कि हम एक परिसंघ का निर्माण करेंगे, एक संघ का निर्माण करेंगे और संघ में केंद्र और राज्य होंगे और जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र को प्रदान किया जाए। ये मांग किसने किया? ये मांग किया गया नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। अब जब नेहरू रिपोर्ट बन रहा था तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें दो चीज़ें उसने बोला। पहला तो ये बोला संघ का निर्माण किया जाए और उसमें जो अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र को प्रदान किया जाए। और इसने दूसरा बोला कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध किया, किसने विरोध किया? नेहरू रिपोर्ट ने विरोध किया। तो यहाँ पे दो बातों को लेकर, संघ और अवशिष्ट शक्तियों को लेकर, साथ में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच ठन गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और इसके बदले में उसने अपना 14 शर्तें प्रस्तुत किया। अब उस शर्तें में उसने क्या क्या कहा?
उस शर्त में उसने तो सबसे पहली बात कहा कि भारत का संविधान परिसंघात्मक हो। परिसंघात्मक का मतलब क्या है? केंद्र और राज्य तो रहेंगे ही, केंद्र और राज्य तो रहेंगे ही, लेकिन अत्यधिक पावरफुल कौन होगा? स्टेट होगा। तो जब स्टेट अत्यधिक पावरफुल होगा तो अवशेष शक्ति किसको दिया जाए? प्रांत को दिया जाए। हमने नेहरू रिपोर्ट में देखा था, तो इसने नेहरू रिपोर्ट ने बोला था संघ की उसने बात कही थी और उसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली रखा जा रहा था। अब मोहम्मद अली जिन्ना को ये डर था कि भाई कुछ प्रांतों में जो है मुस्लिम जो है बहुमत में होंगे, तो अगर केंद्र शक्तिशाली होगा तो हो सकता है कि प्रांत के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल रख ले कौन? केंद्र। इसलिए इसने क्या किया? इसने मांग किया कि परिसंघात्मक हो और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हों राज्यों को प्राप्त हों। उसके बाद बोला कि प्रांतों को एक समान स्वायत्तता मिले, सिंध को मुंबई से पृथक कर दिया जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार किया जाए। फिर उसने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय परिसंघ की इकाई एवं राज्यों की सहमति के बिना संविधान में संशोधन न किया जाए, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, समस्त विधानमंडल और निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त एवं प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व हो, कोई भी विधेयक या प्रस्ताव किसी विधानमंडल अथवा किसी अन्य निर्वाचित निकाय में पारित न हो यदि किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों ने उसका विरोध किया हो, केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम न हो, राज्य की संपूर्ण सेवाओं और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में मुसलमानों के लिए पर्याप्त स्थान आरक्षित हो, मुस्लिम संस्कृति, धर्म, पर्सनल लॉ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को सुरक्षा प्रदान किया जाए, केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों का कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व हो, सांप्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जारी रहे, पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण मुस्लिम बहुमत को प्रभावित ना करे। इस तरह से नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपने 14 शर्तें या मांग सामने रखी। तो ये दोनों ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की, तो उसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में जिन्ना ने कितने सूत्री मांग प्रस्तुत की, तो उसका आंसर होगा 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब एक बात और याद रखने योग्य है कि जो नेहरू रिपोर्ट बना था उसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी और इस कमेटी के एक सदस्य थे कौन? हमारे सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस। अब मैंने पहले ही बताया कि ये सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कुछ युवा जो नेता थे उस समय के, वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में किसकी बात की गई है? डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है। तो इसीलिए इन लोगों ने कहा कि भाई हम डोमिनियन स्टेटस की बात को हम तभी तक मानेंगे, मतलब हम पूर्ण स्वराज की बात तब तक नहीं कहेंगे। कब तक नहीं कहेंगे? 31 दिसंबर 1930 तक। अगर इस समय तक आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। किसने कहा? सुभाष बाबू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि और सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे।